नमस्कार। एक पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जिसने क्रिएट कर दिया पूरे वर्ल्ड में एक हंगामा। पूरे वर्ल्ड में क्या, इंडिया पाकिस्तान में तो जरूर था कि जनरल बाजवा की स्टेटमेंट को कोट किया गया। कोट किया हामिद मीर ने, जो कि वहां के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर वही हैं जिन्होंने आर्मी से पंगा लेने का बड़ा खामियाजा देता। हालांकि उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन उनके सारे शोज हटा दिया गया, उनको टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया। और ऑफ एयर करने के बाद उनको समझ में आ गया कि यार ये गेट नंबर 4 है, इससे पंगा नहीं लेना। बाजवा साहब के रिटायरमेंट के बाद बोले, बाजवा साहब के खिलाफ साथ में बिठा रखा था एक और मैडम को, उनका नाम मैं भूल गया अभी। वो मैडम, उन्होंने करगिल पे किताब लिखी थी, हू टुक करगिल, नसीम जहरा नाम है उनका। और दोनों ने ब्लेम किया बाजवा को कि एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमारे टैंक नहीं चलते और हमारी आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद फिर फॉर्मर आर्मी चीफ का स्टेटमेंट क्यों डिस्कस किया गया, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फखर यूसुफजई साहब, जो कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को कई सालों से देखते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका फखर साहब, बहुत दिनों बाद। पहली चीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत ये ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि एक आदमी के रिटायर होने के बाद, जो कि पॉलिटिकल भी नहीं है, आर्मी चीफ था। ऑफ कोर्स हो सकता है कि पॉलिटिक्स में तो थोड़ा इंटरेस्ट रहा हो, आर्मी टेक ओवर नहीं किया साहब ने। तो इतना इंटरफेरेंस हर पॉलिटिकल, हर आर्मी चीफ का था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी स्टेटमेंट लेके उनको कंडेम करना, ये क्या पॉलिटिक्स थी? अच्छा। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। लेकिन मसला ये पाकिस्तान के अंदर ना, यहाँ पे शायद इंडिया में भी होता हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। हम चढ़ते सूरज को पूजते हैं। जब वो आदमी नहीं होता तो फिर हम ये करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाजवा साहब जो थे वो बड़े दूध के धुले हुए थे, गंगा नहाए हुए थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी उनकी चीजें हैं जो आ रही हैं, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस हो या ये या हो। लेकिन एक बात मुझे उनकी बेहतर लगी है, और वो ये है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर कह दिया था कि यार बस कर दो, बहुत हो गया। न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है, तो बस छोड़ दो इसको, एक एक साइड पे कर दो। ये चीज मुझे उनकी ठीक लगी बात करने की हद तक। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन नहीं है। एक्शन इसलिए नहीं कहूंगा कि उसके ऊपर, ठीक है आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ये भी बात चल रही कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी इंडिया के साथ, तो उसके ऊपर क्या हुआ या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 6 साल आर्मी चीफ रहे, क्यों साल रहते या 2 साल रहते तो कहते चलो जी बहुत कम टाइम था मेरे पास। 6 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होगी, वैसे ही उनके इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस थे। फिर इमरान खान साहब आए, अगर आर्मी चीफ बाजवा उनको कहता तो इमरान खान की क्या मजाल थी कि वो कहता। आजकल तो इमरान खान साहब वैसे भी कहते हैं कि यार मैं अगर जिसे कहते हैं कि मैं बाजवा साहब मुझे कहते हैं कि सुबह तुमने 2 कप चाय के पीने, दिन को तुमने 1.5 रोटी खानी है। मतलब इस तरह की बातें भी खान साहब अभी आजकल कर रहे हैं कि ये मुझे बाजवा साहब कहते थे तो मैं करता था। जहां तक रही इस स्टेटमेंट की कि हमारे पास टैंकों में डीजल नहीं है या पेट्रोल नहीं है या फिर हमारी आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है। देखें, बहुत सारी मुझे समझ नहीं आ रही कि बाजवा साहब रिटायर्ड हो के बेताशा जी लोगों के साथ जिनके साथ मुलाकात हुई, मेरे अलावा मेरा ख्याल किसी के सबके साथ मुलाकातें हुई हैं, बाजवा साहब वहां पे बातें कर लेते हैं, फिर अच्छा वो आके उसके ऊपर लिखना शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को, अभी उस दिन भी इंडियन हाई कमीशन का इफ्तार डिनर था, वहां पे हमारी सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी आई हुई थी, लाहौर से भी, इस्लामाबाद के भी, पेशावर के भी, सब इकट्ठे थे। तो यही डिस्कशन चल रही थी। तो मेरे एक दोस्त हुआ भी थे ये वहां कि पे। हाँ, मेरे एक दोस्त भी थे वहां पे, खालिद महमूद खालिद, लाहौर से पहुंचे हुए थे वहां पे, मेरे दोस्त थे, 20 साल पुराने दोस्त थे वो मुबशिर भी। लुकमान थे वहां पे। खालिद महमूद खालिद साहब को तो मैं फेस में, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था, लेकिन मैं आई एम सॉरी टू से मैंने हाथ में लाया उनके साथ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे थे। फिर बाद में मुझे किसी ने कहा कि अच्छा वो फलां थे। मैंने कहा अच्छा होंगे यार, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं आया था। बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, सारे मीडिया हाउसेस के, मतलब कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पे मौजूद थी। वहां पे भी ये बातें चल रही थी कि भाई बाजवा साहब की इंटरव्यूज और बाजवा साहब के साथ लोगों की बातचीत। मैं ये हैरान हूं कि बाजवा साहब ने 6 साल अगर इस आर्मी को यकीनन लीड किया हुआ है, तो इन 6 सालों में एक तो ये है कि वॉर ऑन टेरर लड़ी गई। अगर टैंकों में तेल या फिर गनों के लिए गोलियां नहीं थी तो फिर वॉर ऑन टेरर जो भी थी, लोग हर किसी के अपने अपने ख्यालात है उसके हवाले से, लेकिन लड़ी तो गई ना। गोलियां तो चलती थी, हेलीकॉप्टर्स चलते थे, जहाज उड़ते थे, ये सारा कुछ होता था। एपीसी कैरियर्स चलते थे। टैंक्स का मैं नहीं कहता कि टैंक्स वहां पे चले। फिर दूसरी बात की जी हमारी आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है।
सर आप लीड करते हैं, आप इसके 6 साल आर्मी चीफ रहे हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी और कितनी नहीं है। मैं तो ये देखूँगा जी पाकिस्तान आर्मी है, मैं तो ये देखूँगा जी अफ़गानिस्तान आर्मी है, मैं ये देखूँगा जी बांग्लादेश की आर्मी है, ये मैं देखूँगा जी इंडिया की आर्मी है। बाकी जब आप उसको आज़माएँगे तो फिर पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। आपने उनको कितना वेल इक्विप्ड किया हुआ है, आपने उनको कितनी अच्छी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें बाद में आपके सामने आती है। इसीलिए बाजवा साहब की अगर ये कमी कोताही, कमी बेशी थी या है, तो ये बाजवा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थी या है रही है फॉर 6 ईयर्स कि वो इन चीज़ों में टैंकों में तेल भी डलवाते। पैसा इनके पास होता है। लोग कहते हैं जी 80% बजट आर्मी लेती है, 80% बजट पाकिस्तान आर्मी नहीं लेती। ये मैं पहले भी शायद कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर क्लियर कर दूँ। 20 से लेके 25% जो टोटल बजट होता है, इसमें से ये हमारे फोर्सेस के पास ये पैसे जाते हैं। जो अभी 8,400 का बजट था, उसमें से तकरीबन 2,000 बिलियन यानी 2,000 अरब रुपए जो है वो उनके पास गए, तो वही 20 से लेके 25% तक ये बजट बनता। तो सर उसका आप क्या करते हैं? उसमें फिर तेल आप खरीदें ना, क्यों नहीं खरीदते अगर टैंकों में तेल नहीं है? आपकी अगर ट्रेनिंग नहीं है, आपकी वेल इक्विप्ड नहीं है, तो आपको इक्विप्ड करें। आप वहां पे जो लोग दो नंबरियां करते हैं, कमीशन माफिया है, बहुत सारे लोग हैं, उनको रोकें कि वो पैसा अगर जगह पे लग जाता है तो 2000 अरब में, क्योंकि मेरा पूरा पाकिस्तान 2000 अरब रुपए में चलता है और आपका एक इदारा 2000 अरब रुपए में चलता है, तो फिर तो होना चाहिए, उसको अच्छे से आप रखें। मैं ये नहीं कहता 400 अरब रुपए उसमें से पेंशन की मद में जाते, लेकिन फिर भी 1500-1600 अरब आपके पास बचता है। ये वो बजट है जो जाहिर है, जो छुपा हुआ है वो इसके उससे अलग है, इसके अलावा है। तो फिर आपने क्यों ये तेल नहीं खरीदा हुआ? जहां तक बात रही जी हामिद मीर साहब की या नसीम जहरा साहिबा की या किसी और XYZ की, उनके साथ बात करने की, उनका काम है भाई, जर्नलिस्ट को तो कुछ ना कुछ चाहिए। अभी आपने मंसूर के साथ मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू देखा होगा। वो चीजें जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, उसने उसके क्लिप, लोग कहते जी ये वायरल हुए हैं, ये गलती से हुए हैं। क्यों गलती से? आप खुद मीडिया पर्सन रहे हैं, बल्कि अब भी आप जर्नलिज्म करते हैं, आपने प्रोडक्शन भी देखी होंगी, आपने इंटरव्यूज भी देखे होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बातें भी देखी होंगी। मैंने भी बेतहाशा लास्ट 10 ईयर्स में देखी, हर प्रोफाइल इंटरव्यूज किए, सब कुछ देखा। तो क्या वो वैसी खुद ब खुद ये सारी चीजें होंगी? खुद ब खुद नहीं हुई, करवाई जाती। ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। आपको लगता है कि यार आप अगर ये चीज कहेंगे कि जी मेरी फलां बात हुई है, हाँ, अब ये बात हैरान कौन है कि इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपने जनरल साहब से पूछे कि सर ये वाकई ऐसा था कि हमारे पास तेल डीजल नहीं है या नहीं था आपके जमाने में, अब है। हमारे तो कल बल्कि हाँ, जो हमारे DGSPR नए आए हुए हैं, अहमद शरीफ साहब, उन्होंने मतलब बड़ी बातें की जी कि हम तो घर तक छोड़ आएंगे इंडिया को अगर ऐसा कुछ हुआ, तो ये हुआ फ्लो हुआ। हालांकि वहां पे कोई जिक्र शिक्र कोई कुछ इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। लास्ट काफी अरसे से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट्स आते हैं पाकिस्तान के हवाले से। अभी मैं कल परसों उनका देख रहा था, पानामा में वो बात कर रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पड़ोसी कह के, तो पड़ोसी तो हम ही है बांग्लादेश से, तो उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। एक पाकिस्तान पड़ोसी और एक चाइना पड़ोसी है, तो नेबर्स में रहते हैं। तो वो इस तरीके से बातें करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और चीज हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या तो शायद ये बताना था कि जो बाजवा साहब ने कहा कि हमारे टैंकों में डीजल या पेट्रोल नहीं है, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो घर तक छोड़ाते। उन्होंने 2019 का जिक्र किया था, जब अभिनंदन का जहाज गिराया गया था बिम्बर में। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं उस चीज को, एक बड़ी चीज हुई। बट द थिंग इज कि इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है। 2019 में बालाकोट में स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। इंडिया का पायलट जो है पाकिस्तान के कब्जे में आया, उसका जहाज गिराया गया, खत्म हो गई बात, स्कोर लेवल हो गया वहां पे। आपके जहाज यहाँ पे आए, आप फिर पाकिस्तान के जहाज वहां श्रीनगर में आए, तो बात हो गई, खत्म हो गई, रात गई बात गई। तो उसके बाद अब 3 या 4 सालों के बाद मुझे नहीं समझ आती कि ये जिक्र भी करते हैं कि 2 सालों से LOC के ऊपर खामोशी है। हमारा सीज फायर जो 2003 का एग्रीमेंट है, उसको हम भी वायलेट नहीं करे और इंडिया भी वायलेट नहीं करा। हाँ, उन्होंने कहा जी 56 सीज फायर जो है वो वायलेशन की गई, लेकिन वो ये साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत माइनर सी थी।
हो सकता है वैसे ही छोटी-मोटी चीज़ें हमारी तरफ से भी हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं है, ये इन 2 सालों में होगा। लेकिन वो इसलिए काउंट नहीं होती कि पहले जिस तरीके से शेलिंग और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ और दूसरी चीज़ रोहित जी एक चीज़ और भी है कि इस वक़्त जनरल बाजवा के हवाले से ये खबर भी बहुत गर्म है कि उन्होंने जी कश्मीर इंडिया के झोली में रख के दे दिया। इमरान खान साहब के साथ मिलके और पता नहीं अमेरिका के साथ मिलके और यहूद व हनूद के साथ मिलके ये सारा कुछ किया। मैं ये कहता हूं कि अगर वो ये डिस्प्यूट्स वाकई खत्म कर देते तो शायद वो आज नहीं, आज हो सकते हैं लोग उनको ये बुरा भला कह रहे हैं या कहते, लेकिन इन फ्यूचर वो हीरो होते। कहा जाता कि यार इतना बड़ा डिस्प्यूट था जो 75 ईयर से रह रहा था दो बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच में, उसको खत्म कर दिया गया। एक का ज्यादा फायदा, एक का कम फायदा, या एक का ज्यादा नुकसान, एक का कम नुकसान, लेकिन मसला खत्म हो गया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी मेरे ख्याल से अब हामिद मीर साहब इसकी क्लैरिटी करें कि ये बाजवा साहब ने किस कॉन्टेस्ट में बात की, बल्कि बाजवा साहब को आना चाहिए, अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। उनके स्पोक्स पर्सन भी होते हैं, कोई आम मेरी तरह और आपकी तरह आम जर्नलिस्ट थोड़ी है, आम आदमी थोड़ी है कि उनकी बात जो है वो कुछ भी हो जाए। तो इसलिए बाजवा साहब को ये इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, या जो फौज के आजकल के जनरल्स हैं वो जाके, उनके सीनियर तो हैं, सीनियर है बाजवा साहब, लेकिन वो उनसे पूछ तो सकते हैं कि सर आपने ये बात की है, सरकार किस कैपेसिटी में, किस कॉन्टेस्ट में आपने ये बात की है। तो ये पूछना उनका हक बनता है। हम तो इसके ऊपर बात करेंगे, हमें कोई खबर आएगी तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, एक चीज और, अभी हाल में डीजीएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बोला हम इंडिया के अंदर भी घुस सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था कि नहीं, या इसे प्रोवोकेटिव की कैटेगरी में देते हैं कि नहीं। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया, और वो चाह रहे थे कि इंडिया रिएक्ट करे, इसीलिए वो स्टेटमेंट किया भी गया था। और बहुत सारी चीजें होती हैं, चाह रहे हैं। बहुत दिन से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन वाले काम किए जा रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं कि कहीं बॉर्डर पे आके इंडियन आर्मी खड़ी हो तो वहां से भी आर्मी खड़ी हो तो बोला जाए नहीं, पंजाब में इलेक्शन नहीं करा सकते। ये भी एक रीजन होता है। रजौरी में भी अटैक हुआ, उम्मीद ये थी सबको कि उसके बाद टेंशन एस्केलेट होंगी, नहीं हुई। या इंडिया की अपनी भी मजबूरियां हैं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, G20 चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे इंडिया भी एस्केलेट नहीं करना चाहेगा। लेकिन जैसे ये खत्म होगा, जो आज अब्दुल बसीर साहब ने बोला कि जैसे ये खत्म होगा टेंशन एस्केलेट होंगी, नो डाउट एस्केलेट होंगी। जनरल बाजवा के इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक मिशन था। जनरल बाजवा के स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही आया है। जब जनरल बाजवा के साथ उनकी अपनी प्यारी आर्मी खड़ी नहीं दिख रही है। नहीं रोहित देखिए, मैंने आपको यही बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मैं भी थोड़ी देर पहले अपने शो में बात कर रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:15 या 3:20 पे हुई और 2:55 पे मुझे पता चला। इसकी कोई खबर नहीं थी, न सुबह से न उससे एक दिन पहले से कि इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। इससे पहले जनरल आसिफ गफूर साहब जिस वक्त हुआ करते थे तो 2 दिन पहले से बड़ी तैयारियां होती थी, बड़ा धूमधाम जी, डीजीएसपीआर फ्लांट दिन फ्लांट टाइम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हमारे टीवी चैनल्स में बाकायदा उसकी फ्रिक्वेंसीज आ जाती थी कि इसके ऊपर आप इसको लाइव कट कर सकते हैं, उनके जो सेटेलाइट सिस्टम होता था उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें होती थी, लेकिन इसके हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं थी। फिर ये करना, और मैंने आपको बताया कि इंडिया को ये कहना या इंडिया के हवाले से, मैंने कहा ना कि कुछ चल रहा हो ना चले, फिर आपकी स्टेटमेंट बनती है, वहां से भी जी हवाई फायरिंग हो रही होती है, हमारी तरफ से भी हवाई फायरिंग हो रही होती है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। लास्ट कुछ अरसे से हमने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ आर्मी को आके बात करनी है। डॉक्टर जयशंकर बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी उसको जवाब देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फॉरेन मिनिस्टर है। इनार अब्बानी कर जवाब दे देंगी। अगर कोई और आएंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस के मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह साहब को वो जवाब दे देंगे। अगर वहां के आप लोग के फौज के जनरल कोई बात करते हैं तो फिर आग बनता है मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का, बिल्कुल उनको जवाब देना, फौज को जवाब देना बनता है। या कोई और करेगा तो उसको वो जवाब देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जिस पे बात होती है। लेकिन ये वाली बात करना कि उनसे ये भी पूछा गया था फैज हमीद साहब के हवाले से और बाजवा साहब के हवाले से कि जी उनके हवाले से जो चीजें चल रही हैं कि वो ये हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम स्पेकुलेशंस के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, हम एक्शंस नहीं करते, हमारा ये सिस्टम नहीं है कि हम किसी स्पेकुलेशन के ऊपर जाके कोई एक्शन करें। ये उन्होंने बात की उसके अंदर। लेकिन सर बात ये नहीं है, ये बात तो स्पेकुलेशन तो वो होती है कि मैं कहूँ जी रोहित भाई जो है, रोहित भाई के सर पे सींग नजर आए, वो कहेंगे भाई यार कैसे, हमने कभी देखा नहीं।
मतलब एक बात कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोग कहेंगे यार पता नहीं कहां से खबर आ गई, ठीक है ये, लेकिन अगर कोई बात ये चल रही है कि बाजवा साहब 20 बंदों से मिले और 20 के साथ कोई ना कोई उनके उनकी उनकी बात हुई, तो उसके ऊपर तो फिर बनता है कि आप उनसे, बेशक आप उनसे बैठ के उनके साथ, लाजमी सी बात है, कौन सा आपने उनको पार्लियामेंट में बुला के या डी चौक में बुला के आपने उनसे इंटरव्यू करना कि सर आप ये बताएं और सर आप ये बताएं, ये तो सिविलियन से होता है, जनरल साहब से तो नहीं हो सकती ये चीज, और ना होती है कभी। तो इसीलिए बजाय इसके कि ये दूसरों को कहें कि ये आप ये ना कहें, आप ये ना कहें, अगर मेरे पास कोई चीज आएगी तो यकीनन मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करूंगा, मैं इसके ऊपर उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं हवाई बातें कब तक करूंगा, हवाई बातें नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे ख्याल उनकी आईएसपीआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कुछ चीजों को वो क्लियर करें। उन्होंने एक होम्योपैथिक टाइप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पे जी ईस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर और हम पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं है, ये करके और जी खुदा हाफिज किया। तो सर अगर आपने ये अल्तु करने की जरूरत नहीं थी, छोड़ दें, छोड़ दें, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आप जी कहें कि जी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारा काम चल रहा है, ठीक है वो खबर आ जाती है कि आपने ये एक्शन किया जी दीर में, ये एक्शन किया बाजवोड़ में, ये एक्शन किया नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में, ये एक्शन किया आपने ड्यूरन लाइन के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, तो वो खबर आ जाती है, दैट्स इट एनफ। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपने कहा जी हमने इतने ऑपरेशन किए तो इतने मारे, इतने ये किए, फला फला फला, कोई जरूरत नहीं इसकी। आपको जरूरत तब आती है कि जब आपको लगता हो कि यार आपने किसी को शील्ड प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हाँ, इंडिया के साथ अगर हमारा कोई बड़ा डिस्प्यूट इस वक्त चल रहा था, जिस तरह 2019 की सिचुएशन थी, बिल्कुल फौज का काम, आईएसपीआर की ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे, उसके ऊपर बात करते हैं जिस तरीके से उस वक्त होती थी, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन इस वक्त की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात किसी को समझ में अभी तक नहीं आई, किसके पीछे मुद्दा क्या था। आपने बात तो करके चले गए, दूसरी बात आपने की जी हम तो, हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर हो सकता है कि अभी के कुछ लोगों का ना हो, लेकिन इससे पहले रहा है, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है ये बात के रहा है, और बड़ा खुल के रहा है। 2014 में जनरल जहीर इस्लाम, जनरल पाशुजा पाशा, जनरल फैज हमीद, उससे पहले जनरल मुशर्रफ, जनरल जिया, जनरल याया, जनरल अयूब, किस किस की बात करेंगे, 4-5 तो मार्शल लॉ लगी है मेरे पाकिस्तान के अंदर, और हम कहते हैं जी कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो पता नहीं अफगानिस्तान की आर्मी के लोग आते होंगे, या फिर इंडियन आर्मी के लोग होंगे, या फिर भूटान या नेपाल के होंगे जिन्होंने यहाँ पे मार्शल लॉ लगाई थी। तो ये चीजें क्लेरिफाई करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा जी हम इस तरह की चीजों पे, हम कौन सा कह रहे कि आप जाके उनको कोई, आप बाजवा साहब को बुलाएंगे और उनको कोई पनिशमेंट दे देंगे, वो तो सिस्टम ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई वो हमारे जो चीफ होते हैं, हमने मुशर्रफ साहब का देखा कि मरते दम तक उनको सेठ वकार ने फांसी दी, तो आसिफ गफूर साहब ने कहा, कहते हैं ये जज जो है ये पागल हो गया है, सेठ वकार को कहा, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, क्योंकि उन्होंने उनके लाडले जनरल मुशर्रफ को फांसी देने की आर्टिकल 6 के तहत सजा दी थी, जो बिल्कुल सही दी थी, जो होनी चाहिए कि आइंदा कोई वायलेट ना करे, इस तरह की चीजों को कोई जुर्रत ना कर सके कि वो कहें कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घुस जाऊंगा डंडा लेके और उसे कहूंगा शाबाश फुट इधर से। ये चीजें तब खत्म होती है जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये चीजें करने की जरूरत है। खाली बातों से अगर ये चीजें सही होती तो बातें तो शायद मैं जितनी करता हूं कोई और नहीं करता। राइट। आजकल थोड़ा बुखार वगैरह है, गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक चीज मैं भी समझता हूं कि कोई चीज, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है अगर सामने, या प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इशू होता है, इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस मुद्दे से बाहर कुछ बोला जा रहा है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी सिचुएशन पे थी, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस टाइप के मारे हमने इतने इतने टेररिस्ट अटैक्स हुए, इतने हम लोगों ने मारे और इतने हमारे मारे गए, ये सारा सब कुछ उसी में बहुत कुछ और भी बोला गया। एक इंडिया का ये क्वेश्चंस पे जवाब दिया गया, एक इंडिया पे यानी कि बाजवा साहब पे, और बाजवा साहब पे जवाब देते हुए इंडिया को एक धमकी दे डाली। दैट मींस कहीं ना कहीं दिमाग में था कि इंडिया को धमकी देनी है। दूसरा, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आया कि शाहीन शेबाई और आदिल राजा और ये सब बाहर हैं, उन पे भी जवाब दिया गया। तो ये दो चीजें मेरे को जरूर खटकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार ये दो दे वर अनवांटेड फॉरेनर्स, बट स्टिल ऑफ कोर्स अगर एक डीजीआईएसपीआर है जिनका काम है ब्रीफिंग करना, डीजीआईएसपीआर का काम है ब्रीफिंग करना,
प्रेस को बिल्कुल। ब्रीफिंग करना, और वो खुद 1 साल बाद प्रेस के सामने आएँ और ऐसी बातें बिल्कुल। बोले, तो मुझे लगता है, मैं भी मानता हूँ ये चीज़ें। लेकिन क्या अब आगे आप देखते हैं, क्या बाजवा साहब अब भी कहीं आर्मी में होल्ड रखते हैं? ये क्वेश्चन उनसे भी पूछा गया था, वो उस बात को साइड कर गए, और वो एक और ठीक है क्वेश्चन जी। को साइड कर गए थे कि क्या आर्मी टेक ओवर होने वाला है? मैंने वो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि क्या आर्मी टेक ओवर होने वाला है? दोनों बार उन्होंने बोला वो सोशल मीडिया है, कैटेगोरिकली नहीं बोला कि आर्मी टेक ओवर नहीं लेगी करेगी। ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, क्या बाजवा साहब अब भी कहीं आर्मी के बीच में हैं? देखिए मैंने आपको मुशर्रफ साहब की एग्जांपल दी 2008 में वो गए थे और सेठ वकार साहब ने उनको सज़ा जब दी थी मेरे ख़्याल 2018 में थी या 17 में थी अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे ये बताएं कि 2023 में उनकी डेथ हुई लेकिन हुँ, इस 5-6 सालों में किसी की मजाल थी कि वो मुशर्रफ साहब के हवाले से कुछ कहें या करें मतलब कहे नहीं कहते तो उस वक़्त भी थे, बल्कि 2007 में कहते थे जब बड़े पावरफुल थे, उस वक़्त भी इस इस्लामाबाद के अंदर मैं खुद जाता था और एहतजाज में मैं शरीक होता था उन प्रोटेस्टों में, तो ये तो नहीं है कि ऐसा नहीं है। बाकी रही बात होल्ड की, तो देखें जिस वक़्त बाजवा साहब मौजूद थे तो उस वक़्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़े-से इमरान खान साहब की तरफ झुकाव था क्योंकि बाजवा साहब का खुद भी था। वही उन्हीं ने हुकूमत में उनको लेके आए, सारा कुछ सपोर्ट करते रहे। लेकिन जहाँ तक आज की बात है, तो शायद बाजवा का वो होल्ड तो ना हो, जो एक चीफ का होता है या पहले था, वो चीज़ मेरे ख़्याल नहीं है। बट एक चीज़ कन्फर्म है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट करते होंगे, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा एक लार्ज नंबर ऑफ जो जर्नल्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज़ ए एक्स आर्मी चीफ करते हैं। ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जिसे कहते हैं कोई डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं है या ऐसा होता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होती है। इसीलिए फिर हमारे यहाँ अगर कोई गलत किया होता है जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद ने किया, जो कुछ किया, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि उनको कोई जाके नहीं पकड़ सकता कि आपने ये क्यों किया? एज़ ए कोर कमांडर पेशावर उन्होंने किया, एज़ ए डीजी आईएसआई उन्होंने किया, लेकिन उनकी हमारे पॉलिटिशियंस बातें तो करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन किसी की ये मजाल नहीं है, कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि उनको बुला लें कि सर आप आएँ, आप इतनी की पोस्ट पे रहे हैं, आप जवाबदेह हैं इस पार्लियामेंट को। आप इस पार्लियामेंट को आप रिस्पॉन्सिबल है कि आप जवाब देंगे इस पार्लियामेंट को। कौन करता है? बातें तो सारे करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा फैज़ हमीद का नाम लेती है, इमरान खान साहब जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। हालाँकि दोनों सेम टाइम पे बड़ी की पोज़ीशंस पे थे। एक पूरे आर्मी को लीड कर रहे थे और दूसरे आर्मी के इतने एक इम्पोर्टेंट यूनिट यानी आईएसआई को लीड कर रहे थे। किसने पूछा उनसे? किसी ने पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टीटीपी इतना फैला, टीटीपी वाले वापस आए, सेटल्ड हुए और उन्होंने अटैक्स करनी शुरू की। किसी ने पूछा जनरल फैज़ हमीद साहब ने कि ये कैसे आए? वो कोई मतलब पैराशूट के ज़रिए तो नहीं वहाँ से उड़े और यहाँ पे जाके उतर गए। किसी रास्ते से आए, सारा कुछ किया और वो पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम पूछेंगे नहीं हम जिस जो की पोज़ीशंस पे रहे हैं, अगर उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएँगे हम, रिस्पॉन्सिबल नहीं गर्दानेंगे कि यार ये जवाब आपने देना है, आप जवाब दें इस चीज़ के लिए, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यही चलता रहेगा। 75 सालों से चल रहा था, 75 सालों के बाद भी यही किस्से कहानियाँ हम सुनते रहेंगे। आगे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी इसी तरह की बातें करती रहेंगी और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह और कुछ नहीं होगा। इसी वजह से फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम जर्नलिस्टों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चारों 4 पिलर ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि अगर मैं कोई गलत भी करूँ लेकिन मैं कहता हूँ यार मुझे तो कोई ना पूछे। जुडिशरी कोई गलत करे वो कहते हैं हमें कोई ना पूछे। पार्लियामेंट कोई गलत करे वो कह रहे हमें कोई ना पूछे। फौज कोई गलत करे वो कहते हैं भाई हमें क्यों पूछ रहे हैं, हम तो अबाउट द लॉ हैं। ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से मसाइल में हम लोग घिरते हैं और फिर हम आगे नहीं बढ़ते। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान ये हो गया तो पाकिस्तान जितना मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान जितना मजबूत मुल्क बिलीव मी कोई मुल्क नहीं है। इतनी करप्शन, इतनी मिसमैनेजमेंट, इतनी दो नंबरियां, ये दुनिया के किसी और मुल्क में होती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अमेरिका में भी होती तो वो एक साल भी ना चल सक रहा होता जो पाकिस्तान चल रहा है। यहां से लूटते हैं, बाहर लेके जाते हैं, यहां से लूटते हैं, बाहर लेके जाते हैं, यहां से लूटते हैं, बाहर लेके जाते हैं। इसके बावजूद 75 ईयर से खड़ा है।
और आज भी मैं देखता हूं यार, सड़कों पे गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है, मार्केटों में रश भी चल रहा है, सब कुछ है, बावजूद इसके कि 75 ईयर्स से इसको किसी ने खिलाया नहीं है, ये खाते रहे। हम सब, जिसका जितना हाथ चला वो उतना ही करता रहा, जिसका जितना हाथ चला उसने वो कारनामे सरअंजाम दिए। वो किसी कोई भी उसमें, मैं ये लोग कहते हैं कि फौज ने किया, ओ भाई सिर्फ वो नहीं है, फौजी जनरल्स नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन पूछे। यहां से लूटो, इंग्लैंड में जो है आप अपने अपार्टमेंट्स लो, दुबई में अपने बिजनेस एम्पायर्स खड़े करो, अमेरिका में जो है वो पिज्जा जो है वो पापा जॉन्स को लो, कौन पूछ सकता है? कोई नहीं पूछ सकता। वो पैसे कैसे गए? कोई नहीं पूछेगा। मैं अगर जाऊंगा और मैं कहूंगा यार ये $2000 मैं अपने साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, ये मैं, अच्छा ये कहां से लिए? आप कौन है? ये कहां से आए? जब तक एक जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अक्रॉस द बोर्ड, हम ये कहानियां सुनाते रहेंगे, जी चिफला हो गया तो डिमका हो गया, हमारे साथ तो, हमारे खिलाफ तो हिंदुस्तान ने बड़ी साजिशें रचा दी, हमारे खिलाफ अफगानिस्तान ने बड़ी साजिशें कर ली, देखो हमें अमेरिका जो है वो अकेला छोड़ के वो वापस चला गया अपने मुल्क, भाग गई उनकी फौजें, हमें तो रशिया से हम लड़े तो हमने ये कारनामे सर अंजाम दिए, हमने तो कुस्तुनतुनिया को पता कर लिया था, हमने तो फलस्तीन में इस तरह की चीजें, हम यही कहानियां सुनाएंगे। ऑन ग्राउंड हमारे पास कोई सॉलिड चीज नहीं होगी। सॉलिड चीज तब आएंगी जब हम कहेंगे यार, मैं कहता हूँ करप्शन आपके इंडिया में भी होगी, मेरे पाकिस्तान में भी है, जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान, लेकिन उनका पैसा बाहर नहीं जाता। आपका पैसा जो करप्शन होगी भी तो आपके आपकी अगर कोई, जिसे कहते हैं कि कोई बड़ा एम्पायर जो है वो अगर पैसों की करप्शन करता है तो वो कहेगा अच्छा यार इससे मैं एक और प्रोजेक्ट लगा लेता, कम से कम फायदा तो आपके लोगों को होता है ना, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, ठीक है, मैं कहता हूँ गलत है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मैं कहूंगा कि जी वो तो जस्टिफाई हो गया, उसने कोई मतलब 50,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट लगा दिया और उसमें ये 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट या 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। बट द थिंग इज, आपके यहाँ फर्क और मेरे यहाँ फर्क ये है कि आपके यहाँ लूट कसूट का पैसा अगर है भी अंदर ही अंदर है, मेरे यहाँ अगर किसी के पास $10,000 भी, वो कहते हैं यार ये दुबई में किस तरीके से इन्वेस्ट हो जाए तो क्या बात, इधर बैठो, पॉलिटिक्स इधर करो, नौकरियां इधर करो सरकार की, नीली बत्तियां गाड़ियों पे घूमे और 10 बंदे आगे 10 पीछे मेरे इधर फिरे, लेकिन सारा कुछ बच्चे, फैमिली, कारोबार, ये सब कुछ बाहर करना है भाई। फिर हम कहते हैं, रोना रोते हैं कि जब हमारा मुल्क ये हो गया, तो हमारे मुल्क को कुछ नहीं हुआ ना, कुछ होता है। लेकिन जिस दिन हमने सोचा कि वाकई हम इधर से कमाते हैं तो यार इधर ही लगाएंगे ना, आप चोरी करते हो तो भाई इस चोरी के पैसे को इस पाकिस्तान के किसी शहर में लगा दो, आपने खैबर पुख्तनख्वा से चोरी कर ले, लाहौर के इंडस्ट्रियल स्टेट में कोई फैक्ट्री लगा दो, बलूचिस्तान में लगा दो, सिंध में लगा दो, कहीं और लगा दो। अब कहते ना, मैं बांग्लादेश में तो लगा दूंगा लेकिन इस पाकिस्तान में नहीं लगाऊंगा, और नहीं लगाते। ये हालत है। इसकी वजह से फिर हम कभी भाजपा को पूछते हैं, हालांकि रिस्पॉन्सिबल सब है, सबके पास डंडा होता है, और जिस वक्त उनके हाथ में डंडा होता है वो जो दिल करता है उनका वो करते हैं, और बाद में फिर हम उनको, जिसे कहते हैं ना, सांप निकल जाता है, हम लकीर को पीट रहे होते हैं। अच्छा, 1 साल पहले ले जाऊंगा मैं आपको, पूरे पूरे 12 महीने पहले इंडिया की तरफ से बोला जा रहा था बार बार, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बोले थे हम पाकिस्तान में घुस के करेंगे, पाकिस्तान अगर हम पे हमला हुआ हम पाकिस्तान में घुस के अटैक करेंगे। रोल रिवर्सल दिख रहा है, अब की बार पाकिस्तान से आया कि इंडिया में घुसेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को घुस के पता है मारे। कि इंडिया में कुछ नहीं कर सकता, G20 में फंसा है और SCO में फंसा है, तो अटैक भी हो रहा है और धमकी भी आ रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा रोहित जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप यकीनन देखते होंगे जो कारोबारी लोग होते हैं ना, वो कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी जगह पे भी आप चले जाओ, यार वो लड़ते नहीं है, वो लड़ते नहीं है। आपके यहाँ मुझे नहीं पता कि बत्ताखोरी है या नहीं है, थोड़ी बहुत किसी जगह पे, मुंबई में या किसी और शहर में, जहाँ पे वो भाई लोगों का कंसेप्ट हम फिल्मों में देखते हैं, आई डोंट नो दैट कि है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है। वो क्यों है? वो मैंने एक दो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से खैबर पुख्तनख्वा में पूछे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम इसीलिए पैसा देते हैं कि हमें फिर किसी को रखने की जरूरत नहीं होती, हमारा हमारा बिजनेस जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, इसलिए हम ये पैसा देते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि हम जाके लड़ना शुरू कर दें, हम या कारोबार करेंगे या फिर लड़ेंगे। हिंदुस्तान कर रहा है कारोबार, उसको पता है कि अगर मैं इन चोंचलों में पड़ूंगा तो टाइम जाया होगा, मैं पीछे जाऊंगा, उसको फायदा कोई नहीं होना, नुकसान ही नुकसान है। पाकिस्तान कहता है कि यार हम तो ठीक है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली कहानी है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, घुस के मारे, घुस के मारे, घुस के मारे। हालांकि दोनों जो है ना, बस ठीक है, अपने अपने घर में अगर बैठे रहे तो ज्यादा बेहतर है।
बिलीव मी ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ये धमकियां लगाए बैठे हैं कि नहीं जी रोज जी मैं तो यहाँ आऊंगा तो ये कर दूंगा इंडिया में। यार कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां के लोगों ने भी कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि फौज ने कोई जिसे कहते हैं चूड़ियां नहीं पहनी हुई, और अगर चूड़ियां भी पहनी होती है तो फिर भी बंदूक को चला लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ वालों ने भी बजाय इसके कि इस डिस्प्यूट को बेहतर किया जाए, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो इस तरह की बातें हम सुनते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों ये कर रहा होता था, उनके हालात भी खराब थे, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई चीज होती है तो कहते हैं कि यार थोड़ा सा ना लोगों का माइंड किसी और तरफ चला जाता है, क्योंकि बड़े टची होते हैं ना, वो जी इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है। अबे किस चीज का मुकाबला है आपका भाई? एजुकेशन कितनी है आपके यहाँ और उनके यहाँ? इकोनॉमी किधर है आपके यहाँ और उनके यहाँ? जिसे कहते हैं कि बाकी चीजें आपके पास, ग्रोथ रेट क्या आपके यहाँ और उनके यहाँ, ठीक है, डॉलर रेट क्या आपके यहाँ और उनके यहाँ, और बहुत सारी चीजें हैं। कहाँ पे कंपैरिजन है? कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको जी सड़ा मुकाबला? आपका मुकाबला तो भैया अफगानिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला तो बांग्लादेश से नहीं है जो आपसे 1971 में 1971 में अलग हुआ, आपका मुकाबला तो भूटान और नेपाल से नहीं है। तो किस तरह की आप बातें करें कि हम सिर्फ और सिर्फ रोहित जी, ये आम आदमी का मसला नहीं है, ठीक है, ये खास लोगों का मसला है। आम आदमी का क्या मसला है? आम आदमी का ये मसला है कि यार मुझे इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मुझे अगर छोटी मोटी जॉब मिल जाए, मैं काम करूं, कमाऊं और अपने घर आके घर वालों को खिलाऊं, ठीक है, मेरे घर में गर्मियां आ रही हैं, पंखा चलता रहे, बिजली हो, ये है। मेरे बच्चे को एजुकेशन अगर अच्छी मिल जाए तो क्या ही बात है, मुझे हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिल जाए तो जिंदाबाद, ठीक है, मेरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजें मेरी अच्छी हो तो क्या बात है, जिंदाबाद। एक आम आदमी का ये मसला है 90% का। ये 10% वो है जो इस तरह की चीजों से कमाते हैं। वो कहते हैं यार अगर ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? सिंपल सी बात ये है, जिस दिन ये चीजें खत्म होंगी, ये दुकानें खत्म हो गई, कुछ भी नहीं होगा। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, वल्लाह कुछ नहीं। अगर 2019 में जंग नहीं हुई रोहित जी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मैं कहता हूं हाँ ये टच टूस हो सकता है, ये चलती रहे, बेशक बात भी ना हो, लेकिन लार्ज स्केल जंग सर नहीं होनी। ये इंडिया को भी पता और ये पाकिस्तान को भी पता। हम यहां से कभी कभार धमकी लगा देंगे, कभी कभार आप वहां से धमकी लगा देंगे, बस सिंपल इज दैट। किसी ने नहीं करना, क्योंकि पता है दोनों को, पता है दोनों को कि यार नुकसान कहां पे ज्यादा होगा। इसलिए ये फजूल की बात है, मैं कहता हूं फजूल की बात है, इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप इकोनॉमी पे फोकस करें। अगर आपके जेब में पैसे हो तो आप अपने डिफेंस को मजीद बेहतर कर लेना, अच्छा कर लें, बजाय इसके कि हम सिर्फ धमकी। अबे धमकी क्यों देते हो? अगर जरूरत होगी, आप मजबूत हैं, आप कहेंगे भाईजान जब आओगे फिर देख लेंगे आपको, लाइन हमारे आपके बीच में है, अगर आप क्रॉस करोगे तो आप हमें देख लो, हम आपको देख लेंगे, हम क्रॉस करेंगे तो आप हमें देख लोगे, सिंपल इज दैट। मतलब इसमें मुझे धमकी लगाने की, इनको उनको धमकी लगाने की जरूरत क्या है? रोहित जी इतनी सारी फौज है, रेडार सिस्टम है, सर्विलेंस है 24/7, सोया हुआ तो कोई नहीं है। तो जब आएंगे या जाएंगे तो फिर दोनों साइड पे बैठे हुए भाई, ये शेर जवान इसीलिए तो बैठे हुए हैं। हालांकि उनको भी कहते हैं बस कर दो यार, कुछ नहीं होना, बस हम भी इधर बैठे रहे और वो भी उधर बैठे रहे, बजाय इसके कि हम कुछ और कर लें, बैठे रहेंगे क्या फायदा होगा? 0/0। नहीं, इन धमकियों के पीछे कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जरूर है, और वो पॉलिटिक्स हो सकता है कि पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि आर्मी टेक ओवर हो सकता है, तो उसकी भी एक हो सकता है, उसकी भी एक रास्ता बनाया जा रहा हो, या हो सकता है कि पंजाब इलेक्शंस टालने के लिए रास्ता बनाया जा रहा हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इमरान खान वापस आ जाए, और जो इस समय पब्लिक ओपिनियन दिख रही है उस हिसाब से तो इमरान खान वापस आ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फकर साहब फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है एक डिस्कशन जल्दी और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।